क्या बिहार की जनता को जो सत्ताधारी लोग हैं वो बरगला रहे हैं, इन चीजों पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को कोई विशेष नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में, मतलब जब 2012 से, जब से नीतीश कुमार ने पहली बार एनडीए को छोड़ा, उसके बाद से ये नीतीश कुमार का सरकार को लेकर 7वां प्रयोग है। ये बहुत कम पत्रकारों ने इस पर ध्यान दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर अभी एनडीए में आए हैं। ये तीन ही बात नहीं। 2012 से लेकर 2023 के बीच में 10 वर्ष में नीतीश कुमार का ये 7वां सरकार को लेकर प्रयोग है। मैं आपके याददाश्त के लिए गिनवा देता हूँ। 2012-13 में नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा घोषित किया गया, उस समय एनडीए की सरकार चल रही थी, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़ा और माइनॉरिटी की सरकार चलाई। वो पहला प्रयोग था। दूसरा, जब लोकसभा चुनाव में 2014 में चुनाव उनका दल हार गया, उन्होंने पद को छोड़कर मांझी जी को बना दिया, पीछे से सरकार चलाने की कोशिश की। वो दूसरा प्रयोग हुआ। फिर 8 महीने के बाद मांझी जी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री फरवरी 2015 में बने, वो तीसरा प्रयोग हुआ। फिर नवंबर 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, ये चौथा प्रयोग था। फिर 2017 में महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गए, वो 5वां प्रयोग हुआ। फिर महागठबंधन को फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में पिछले 2021 अगस्त में भागे, वो 6वां प्रयोग है। और अभी फिर वापस से भाजपा में गए हैं, ये 7वां प्रयोग है। ये आपके ध्यान में इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यही नीतीश कुमार हैं, पहले तो सरकार ठीक ही चला रहे थे, लोग इनको सुशासन बाबू समझते थे। नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हुआ है, 10 वर्ष में 7वीं सरकार है। आपके हमारे लिए खबर ये है कि मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ हैं कि भाजपा के साथ हैं, लेकिन आप इसको समझिए, जब सरकार का मुखिया बदलता है तो सारी नीतियां भी बदलती हैं, सारे अफसर भी बदलते हैं, पूरी सरकार की प्राथमिकता भी बदलती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जब तक नई व्यवस्था नीचे सेटल हुई, तब तक नीतीश कुमार नया प्रयोग कर दिए। तो इनके बार बार ये पलटने से बिहार की जनता का कितना नुकसान हो रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। 2015 में 7 निश्चय के आधार पर महागठबंधन को वोट पड़ा, 7 निश्चय के कार्यक्रम शुरू किए गए, बिहार विकास मिशन बनाया गया। 2 वर्ष में जब तक वो कार्यक्रम जमीन पर उतरता, तब तक वो भाजपा में चले गए, तो 7 निश्चय हाशिए पर चला गया। भाजपा के साथ मिलकर जिन नीतियों पर आगे बढ़े, जब तक वो चीज जमीन पर उतरे, तब तक फिर भाग के महागठबंधन में चले गए। इस वजह से बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो भद पीट रही है, वो तो पीट ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े दोषी 2 सहायक दल हैं, जो उसका नाम भाजपा और आरजेडी है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं, तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। भाई नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ साथ भाजपा के नेता अमित शाह ने भी कहा, आज से 2-4 महीना पहले बिहार में आकर मंच से खड़े होकर कहा कि भाई नीतीश, बिहार की जनता, एक लोग आप सुन लीजिए, मैं अमित शाह ये बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। वही नीतीश कुमार वही अमित शाह, भाजपा नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बना रही है। तो नीतीश कुमार जो गलती कर रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पर उनकी भद पीट रही है, जनता उनको गाली दे रही है, लेकिन साथ साथ बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांधकर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सभा में जाएंगे तो महिलाएं सभा छोड़कर भाग जाएंगी, क्योंकि इन्होंने इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।
इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में चुनावी सभा में खड़े होकर बताया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे भाषा का प्रयोग, ऐसे महिलाओं का असम्मान करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के तौर पर मोदी जी ने अब नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो आप लोग सिर्फ आप और हम नीतीश कुमार को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों उनका शिकायत कर रहे हैं? भाई नीतीश कुमार तो जग जाहिर पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार हर 6-8 महीने साल भर पर अपने पद के लालच में कुर्सी अपना पलटेंगे, लेकिन उनके जो साथी दल हैं, जो लोग उनको इस पलटने में मदद कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनको भी चिन्हित करने का और उनको भी पहचानने का कि उनका भी दोष कम नहीं है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के सांसदों के लालच में जो काम पहले कांग्रेस ने किया वही काम आज भाजपा कर रही है। यहाँ जो पुराने पत्रकार बैठे हैं, आपको याद होगा लालू जी के जमाने में ऐसा नहीं है कि लालू जी को बिहार की जनता ने वोट देके बहुमत दिया, एक ही बार उनको बहुमत, पूर्ण बहुमत मिला। बाकी सारे समय लालू जी ने बिहार पर राज कांग्रेस के साथ से किया, कांग्रेस के सहयोग से किया। कांग्रेस को मालूम था कि लालू जी के राज का राज जंगल राज है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आंख बंद किया। लालू जी का को यहाँ शासन इसलिए करने दिया ताकि लालू जी के साथ मिलकर 20, 25, 30 सांसद यहाँ से जीतकर दिल्ली में जाते रहे। तो जैसे कांग्रेस ने बिहार की जनता को लालू के हवाले करके छोड़ दिया था जीने मरने के लिए, वही हाल भाजपा का है। उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के बच्चों का भविष्य नीतीश के हाथ में देकर इसलिए छोड़ दिया है कि कम से कम हमारा 30-35 सांसद जीतकर बिहार देश में जाता रहे, हमारा 370 का आंकड़ा, 400 का आंकड़ा पूरा होता रहे। बिहार की जनता मरती है तो मरे, बिहार के बच्चे पलायन करते हो तो करे, बिहार के बच्चे जब बाहर जाएंगे तो हम लोग को बिहारी कह के गाली दिया जाएगा और हम ही लोग से 40 सांसद का वोट भी लिया जाएगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है। तो आप भी तो एनडीए के साथ थे प्रशांत किशोर जी। आपने अपना फैक्ट चेक नहीं किया। हम एनडीए के साथ नहीं, एनडीए यूपीए किसी के साथ नहीं रहे हैं। हम 2011 से लेकर 2021 तक इस देश में 10 दलों के साथ हमने काम किया है। 10 दलों को चुनाव जिताने में मदद करी है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लालू यादव भी शामिल हैं, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे लोग भी शामिल हैं। तो अगर आपका सवाल ये है कि पहले अगर आपने इनकी मदद की है तो आज आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर ये आपका सवाल है तो पहले सवाल को सही कर लीजिए। एनडीए में होना एक बात है और एनडीए की मदद करना एक बात है। आप वोटर हैं, आपने किसी जमाने में कांग्रेस को भी वोट किया होगा, आज भाजपा को आप वोट करते हैं। तो आपके गर्दन पे कोई तलवार रख दे कि भाई पहले तो आप कांग्रेस का वोट देते थे, आज भाजपा को काहे देते हैं वोट। तो जब आपको कांग्रेस पसंद थी, कांग्रेस आपके हिसाब से काम कर रही थी, तो आप कांग्रेस को वोट कर रहे थे। जब आपके हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, आप दूसरे जगह भाजपा को वोट दे रहे हैं या दूसरे दल को वोट दे रहे हैं। तो पहले अपना सवाल क्लियर कर लीजिए, फिर मैं उसका जवाब नहीं। देता हूं। जब आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे हैं जो विकास के नाम पर जो है सो लोगों को ठग रहे हैं, बिहार की जनता को, तो फिर आपने उनका मदद क्यों किया? ठीक बात, ये सवाल ठीक है। अब इतना होमवर्क करके आइए तब सवाल पूछिए। आपका सवाल ये है कि नीतीश कुमार की आपने पहले मदद की, आज विरोध क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार की हमने मदद कब की है? 2014-15 में, ठीक है। तो 14-15 के नीतीश कुमार और 22-23 के 23-24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014 में की थी, उस नीतीश कुमार के बारे में पूरे बिहार में एक इंप्रेशन था, एक छवि थी कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में कुछ काम कर रहा है। 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था और वो सुधार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था। नीतीश कुमार को इस राज्य में, राज्य के बाहर लोग सुशासन बाबू कहते थे। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जिनके राज को लोग बोलचाल की भाषा में अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे। उनका दल चुनाव हारा था लोकसभा में, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसके आधार पर उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो आदमी का विरोध कर रहे हैं जो राजनीतिक निर्लज्जता का उदाहरण बन गया है। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं।
243 के विधानसभा में 42 विधायक जीतने वाले पार्टी के नेता हैं, यानी वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन हारने के बावजूद कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी दूसरों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। तीसरी बात, 2014-15 में उस नीतीश कुमार की मदद की थी जिसमें मानवता अभी जिंदा था। ये वही नीतीश कुमार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा वाजपेयी जी के सरकार में ये रेल मंत्री थे। जब ये रेल मंत्री थे तो गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 285 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने ये कह के पद से इस्तीफा दिया कि मेरे पद पे रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है तो मैं उस पद पे कैसे रहूंगा। उस नीतीश कुमार का साथ दिया था मैंने। जिस नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, पूरे देश पर संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के लोगों पर आया उतना किसी पर नहीं आया। लाखों बच्चे बिहार के रोड पर मारे मारे फिर रहे थे और ये आदमी महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर, तीनों ही आधार पर 14-15 के नीतीश कुमार और 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उस समय उनका साथ दिया था और आज उनका विरोध कर रहे हैं। और एक अंतिम बात, लोकतंत्र में चुनाव 5 वर्ष पर क्यों होता है? लोकतंत्र में चुनाव 5 वर्ष का नियम क्यों है? 10 वर्ष पर भी हो सकता था, 2 वर्ष में भी हो सकता था, क्यों 5 वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर लोकतंत्र में चुनाव इसलिए होता है कि आपको ये बताया जाता है संविधान से कि जिस नेता पर, जिस दल, जिस विचारधारा पर, जिसके कार्यक्रमों पर भी आपका भरोसा है, यकीन है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपकी बात हम मान लें तो वोटर होने के नाते आपने एक बार मोदी जी को वोट दे दिया, अब मोदी जी काम करे या न करे, जीवन भर उन्हीं को अगर आप वोट देते रहेंगे, उनके काम का समीक्षा आकलन करके अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, तब तो आप और हम देश में लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। फिर 5 वर्ष पर चुनाव की जरूरत क्या है? एक बार आपने लालू जी को वोट दे दिया, एक बार नीतीश जी को वोट दे दिया, एक बार मोदी जी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उन्हीं को राज करने दीजिए। तो आप लोकतंत्र को खत्म ना करें। ये संविधान आपको नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी देता है कि अगर आपने किसी का साथ दिया और उस नेता ने, उस दल ने अगर उस हिसाब से आप काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अच्छा सर, हमारा सवाल है, बिहार में कई पार्टियां, आपने जन स्वराज बनाया, आप बिहार को कैसे बदलना चाहते हैं? पहले बात तो जब मैं फिर वही बात कहूंगा, आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा पढ़ के आइए। हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है, जन स्वराज पार्टी नहीं है, जन स्वराज अभियान है। अभियान है एक नई पार्टी बनाने का। इसके 3 उद्देश्यों में एक उद्देश्य है बिहार में एक नया दल बनाना। क्यों? इसकी क्यों जरूरत है? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि एक दल बने, इसलिए कि बिहार के में जब 2 वर्ष पहले एक अध्ययन किया गया तो यहाँ 55% बिहार के लोगों ने कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन कास्ट एंड क्लास, सभी वर्गों के, सभी संप्रदायों के, सभी जातियों को अगर मिला दें तो 55% लोगों ने कहा कि बिहार में सुधार के लिए एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज की जरूरत है, लेकिन एक नए दल, एक नए विकल्प की जरूरत है, ऐसा 55% बिहार के लोगों ने कहा है। तो जन स्वराज अभियान उसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आधे से ज्यादा बिहार की जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए नया दल बनाना चाहती है तो जन स्वराज वो अभियान है जिससे कि हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आप आइए, आप व्यवस्था की, संसाधन की, जाति की चिंता मत कीजिए, आप साथ में आइए। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप में जज्बा है, आप बिहार को सुधारना चाहते हैं तो आप साथ में आइए, नया दल बनाइए। प्रशांत किशोर और जन स्वराज आपकी मदद करेंगे। आप में से कई साथियों को ऐसा लगता है कि अरे भाई तो पहले दूसरे दलों को के लिए काम करते थे, अब आके बिहार में घूम रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले हम यही काम दल और नेताओं के लिए करते थे,
नेताओं को और दलों को बताते थे किस तरह से संगठन को मजबूत करो, कैसे साथ में आओ, कैसे बूथ कमेटी बनाओ, कैसे जनता के बीच प्रचार करो, कैसे चुनाव लड़ो, और उनको जिताने में मदद करते थे। काम वही कर रहे हैं। अब दल और नेता के बजाय जनता को, बिहार की समाज को समझा रहे हैं कि कैसे आप एक साथ आकर दल बना सकते हैं, किसी भी समीकरण की चिंता किए बगैर उनको चुनाव जीत कर आ सकते हैं, और किस तरह का आपको संवाद करना चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए। हमारी भूमिका कुम्हार की है। ये कोई दल नहीं है, दल के हम नेता नहीं है, ये अभियान है। और जैसे कुम्हार अच्छी मिट्टी और चाक से घड़ा बनाता है, वैसे गांव-गांव घूमकर इस अभियान के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहा हूं जो लोग नया दल बनाना चाहते हैं। उनको हम मदद करेंगे ताकि वो सब लोग मिलकर दल बनाए। जब सब लोग मिलकर दल बनाएगा तो उनको हमारी मदद से वो चुनाव भी लड़ेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा, बिहार की जनता का आशीर्वाद रहा तो वो जीत कर भी आएंगे। सर, लोकसभा चुनाव में भी आप इस सीट से चुनाव लड़ेंगे? जब दल ही नहीं है तो लोकसभा का चुनाव कैसे लड़ेंगे, आप हमको बता दीजिए। दल होगा सर। मेरे भाई, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ है, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उस पर। आप लोग जो नेता लोग कहते हैं, कम से कम उस बात को ध्यान से सुनिए और उसी पर सवाल कीजिए। जब ये अभियान शुरू हुआ तो हमने कहा कि पूरे बिहार में पदयात्रा करने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि दल कब और कैसे बनना है, लेकिन कब कैसे बनना है, दल का नाम, संविधान क्या हो, उसकी प्राथमिकता क्या हो, उसके नेता कौन हो, इस पर निर्णय पदयात्रा के बाद लिया जाएगा। अभी तक पिछले 17 महीनों में मैं आधा बिहार पैदल चल पाया। 120 विधानसभा क्षेत्रों तक हम लोग पैदल चल के गए, आधा बिहार बाकी है। तो दल जब एक बार जनता को कह दिया कि पदयात्रा करने के बाद ही बनाऊंगा, तो बीच में बनाने का मतलब तो है नहीं। अब कल होके कोई चुनाव आ जाएगा तो दल बना लेंगे, तो फिर लोग कहेंगे देखिए इनको तो चुनाव लड़ना था इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। लोकसभा से पहले कोई दल है नहीं, इसलिए लोकसभा में जन सुराज पार्टी की ओर से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आपने कहा कि एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिसकी मदद जन सुराज ने की थी एमएलसी के तौर पर, और चुनाव जीते भी थे, वो ठीक बात है। अगर बिहार में ऐसी परिस्थिति बनती है जहां जन सुराज की सोच से, इस परिकल्पना से जुड़े हुए लोग किसी लोकसभा क्षेत्र में, जिले में ये तय करते हैं कि नहीं भैया हम लोग के पास चुनाव, हम लोग को चुनाव लड़ना है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके लिए समाज कह रहा हो कि नहीं भैया ये बहुत अच्छे आदमी है, इनको सांसद के तौर पर जिताकर भेजा जाए, तो वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, जन सुराज उनकी मदद कर सकता है। मेरा लक्ष्य कोई एक एमपी सीट जीतना नहीं है। शिक्षकों का एमएलसी चुनाव क्यों लड़ा गया? इसलिए लड़ा, क्योंकि चुनाव तो समय 8-10 जगह हुआ, एक शिक्षक का चुनाव क्यों लड़ा गया? इसलिए लड़ा गया कि लोगों ने ये कहा कि अगर आप जन सुराज से शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा पर ही आपका फोकस है, तो शिक्षकों के एमएलसी का चुनाव जरूर हम लोग को लड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वोटर सिर्फ शिक्षक है। उनकी बात मानी गई, और जिन जिलों में उस समय पदयात्रा हुई थी वहां पर शिक्षकों के एमएलसी के चुनाव के लड़ा गया एक निर्दलीय के तौर पर, हम लोग जीत कर भी आए। तो आगे अगर लोकसभा चुनाव से पहले जन सुराज की सोच से, परिकल्पना से जुड़े हुए साथियों ने अगर ये तय किया कि हमें लोकसभा चुनाव किसी क्षेत्र में लड़ना है, उस तरह का कोई बेहतर व्यक्तित्व मिले जिसको कि चुनाव लड़ाने से समाज का भला हो सकता है, तो जन सुराज अपने संसाधन व्यवस्था से, अपने खर्चे से, अपनी ताकत से उसको चुनाव लड़ाएगा। लेकिन वो चुनाव, वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जन सुराज दल है नहीं। जब दल बन जाएगा तो उसके बाद जो भी चुनाव होगा, चाहे मुखिया का चुनाव हो कि लोकसभा हो कि विधानसभा हो, सारा चुनाव लड़ा जाएगा। कोई टारगेट तो सर आपका होगा, आखिर आपका दल का गठन कब होगा आगामी विधानसभा? कोई ऐसा टारगेट नहीं, इसलिए नहीं है कि इस पूरी पदयात्रा में कोई दिन और किलोमीटर निश्चित नहीं। जब मैंने घोषणा की थी तो मेरा अनुमान था कि 1.5 वर्ष में हम पूरा बिहार पैदल चल देंगे। करीब 1.5 वर्ष होने को आ गया, हम आधा बिहार ही कर पाए हैं। लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है कि जल्दी से पदयात्रा पूरी करें और दल बना दें। पदयात्रा के जो उद्देश्य हैं, बिहार को जमीन पर जाकर समझना, उन लोगों को ढूंढ कर निकालना जिसको समाज सही आदमी समझता है, उसमें जितना मैं सोच कर चला था उससे ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन मैं करने के लिए वो कृत संकल्पित हूँ, चाहे उसमें 2 वर्ष लगे कि 6 वर्ष लगे, करेंगे, वैसे ही करेंगे इसको पूरी ईमानदारी और शुद्धता से। आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 वर्ष से, जब से मैंने पदयात्रा शुरू की है, तो मैं कोई घर नहीं जाता हूँ, छुट्टी नहीं लेता हूँ। अगर सहरसा में भी आया हूँ तो कैंप में ही रहूंगा,
कैंप में ही लोगों से मिलूंगा और शुद्धता से, ईमानदारी से इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे निर्णय जो भी हो, आगे जनता का जो निर्णय हो, जितनी सफलता मिले न मिले, लेकिन इसको करना है ईमानदारी और शुद्धता से। प्रशांत सर, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है पद और लायबिलिटी आने के बाद। आप कैसे तय करेंगे कि आप जो अभियान चला रहे हैं उसमें आप सफल रहेंगे और अलग रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये आपका जो अनुभव है कि कई लोग पद पे आने के बाद उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र बदलता है। इसीलिए इसके 3 शब्दों में एक महत्वपूर्ण शब्द है सामूहिक प्रयास। सही व्यक्ति हो, वो भी, उसका भी व्यक्तित्व और चरित्र पद पर आने के बाद बदल सकता है। तो सही व्यक्ति हो, सही सोच हो, लेकिन उसके साथ साथ एक कोई सही व्यक्ति इसको नहीं सुधार सकता है। सामूहिकता की जो ताकत है, अगर हजारों लोग साथ में, सही लोग आकर प्रयास कर रहे हैं, तो हजारों लोग ओवरनाइट उनका चरित्र बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो जो 3 शब्द इस पूरी परिकल्पना के आधार हैं, इस सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए, मजबूत व्यक्ति का नहीं, सही व्यक्ति का। राजनीति में कई बार मजबूत को सही मानकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। हम लोग की सोच ये है कि नहीं, सही व्यक्ति भले कमजोर हो, उसके पीछे साधन व्यवस्था लगाकर उसको मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति को सही मानकर अगर जिता दिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो पहली बात है कि आदमी सही ढूंढ कर निकाला जाए। दूसरा, सोच उसकी सही हो। सोच ये हो कि बिहार को अगले 10 वर्ष में कैसे विकसित बनाना है, बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों का कैसे उनकी बेहतरी करनी है, बजाय इसके कि किसी जाति, किसी परिवार की बात हो। और तीसरा, किसी एक व्यक्ति पर पूरी व्यवस्था न आधारित हो। इसलिए सामूहिकता से, कोई प्रशांत किशोर इसको नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि हम दल बना रहे हैं, हम सही व्यक्ति हैं, हमारी सोच सही है, हम इसको ठीक कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि किसी एक प्रशांत किशोर के, 10 प्रशांत किशोर के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक समाज से हजारों लोग एक साथ आकर, सही सोच वाले लोग एक साथ आकर सामूहिक तौर पर साथ मिलने, साथ चलने का, साथ काम करने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक सुधार संभव नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल बनाने में दूसरों को 1 दिन लगता है, 1 घंटे में लोग दल बना देते हैं, वो दल बनाने में ही मैं 2 साल 3 साल लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? इसलिए लगा रहा हूँ कि जो लोग ये दल बनाए, जब ये दल बने, जो लोग इस दल को बनाए, वो दल किसी जाति विशेष का ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, किसी परिवार का दल ना हो, बल्कि वो बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो लोग बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं, एक नया विकल्प, नया प्रयास के भागीदार बनना चाहते हैं। अभी जो खेला होने की बात चल रही है, आखिर वो कौन सा खेला होने जा रहा है? मेरे भाई देखिए, कोई भी खेला हो, आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2012 के बाद, अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहे, अकेले रहे या भाजपा के साथ रहे, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं। तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर, जितने खेला करने वाले लोग हैं, इन सबको झाड़ू मार कर बाहर जब करेगी, तब असली खेला होगा। मेरा क्वेश्चन है, जनसुराज पार्टी या जनसुराज कोई दल बनाती है, हम उसको सत्ता में लाते हैं, तो क्या वो बिहार को विकास के मार्ग पे ले जाएगा? आप जो बिहार को विकास के मार्ग पर बिहार के लोग ले जा सकते हैं, कोई पार्टी, कोई दल नहीं ले जा सकता है। तो अगर बिहार के, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, बिहार के सही सोच रखने वाले लोग अगर एक साथ आकर राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रयास करते हैं, उनके पास बिहार को सुधारने का एक सही, जमीन से सोच समझकर बनाया गया प्लान हो, सही लोग हो, तो बिल्कुल बिहार को सुधारा जा सकता है। अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, बिहार में विधायक जीत के जाता है, चाहे आपका दल हो, वो विधायक यहाँ से जीत के जाएगा, हम लोग जिताएंगे, नया पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि सब पार्टी को दिए एक बार मौका,
कोई बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिलवा पाया। यहाँ तक कि जो भी पुराना चीनी मिल था, पेपर मिल था, वो बंद करवा दिया गया। हम नया दर्ज चाहते हैं, लेकिन पर विधायक जो जीत के जाता है, वो विधायक जीतने के मेरे बाद भाई ऐसा है, हमसे घूस लेने का, सुनिए ना भाई, कोई भी काम करने पे घूस अरे लेता सुनिए है। ना भाई, आप इतने सीधे आप और हम भी नहीं हैं कि आप इतना इनोसेंटली कह रहे हैं कि हम लोग जिता रहे हैं और विधायक घूस ले रहा है। जब आप विधायक चुन रहे हैं तो एक बार आपको विधायक बेवकूफ बना दिया, 2 बार विधायक बेवकूफ बना दिया, तो पिछले 50 वर्ष से आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है? जहां पर लोग एक, सुनिए, आपने सवाल पूछा, सवाल जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पेपर मिल बंद है, पेपर मिल आपके यहाँ बंद है, पेपर मिल आज से तो बंद है नहीं, 50 साल से बंद है। उसके बाद भी वही सांसद, वही व्यक्ति, वही दल, वही व्यक्ति बार बार कैसे जीत कर आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बस ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है तो वही नया विकल्प, नया ऑप्शन बनाने का प्रयास है, ताकि आपको मजबूरी में गलत लोगों को वोट न देना पड़े। आपको विधायक बेवकूफ नहीं बना रहा है, आप और हम या तो खुद से बेवकूफ बन रहे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर 500 रुपया के लालच में, या फिर मजबूरी में हमें बेवकूफ बनना पड़ रहा है। नहीं, अभी हमको ऑप्शन मिला है, एक नया ऑप्शन मिला है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, कितना सफल है ये, इसको किस मैं उन लोगों में से, कुछ लोगों में से हूँ जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहाँ से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह है। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उस सब जगह शराबबंदी लागू होता। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, लोग ये बताते हैं कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि शराबबंदी लागू हो। बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज करता हूं, गलत बात है, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से नीतीश कुमार को और उनके जो भी लोग भी शराबबंदी के पक्ष में है गांधी के नाम पर, मैंने उनको खुली चुनौती दे रखी है। अगर आप गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं तो मुझे एक पंक्ति गांधी जी का दिखा दीजिए, लिखा हुआ या बोला हुआ, जहां पर गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने शराब को लेकर, शराब न पीने को लेकर एक सामाजिक प्रयास की बात कही है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बना देना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल होकर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो गांधी जी की बात, बताई हुई बात का डिस्टॉर्शन है। तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी आप लागू, कुछ उसका फायदा है भी, तो फायदा तो तब होगा जब आप शराबबंदी लागू कीजिएगा। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आप घर से बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, सामान घर पे आ जाता है। तो मैं 2 वर्ष से कह रहा हूं कि जो बिहार में शराबबंदी है, ये नीतीश कुमार का अमेज़न फ्लिपकार्ट मॉडल है, जिसमें शराब का दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू है। अब इसका जरा आप नुकसान समझिए। बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी के नाम पर जो ये फसाद खड़ा किया गया है, इसकी वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान हो रहा है बिहार की गरीब जनता का। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, शराब माफिया के पास, और यहाँ के गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। दूसरी बात, शराबबंदी होने से हर गांव में आप देखिए जितने लड़के हैं वो अवैध शराब के कारोबार में लग गए। उनके हाथ में कट्टा, उनके पास मोटरसाइकिल, 2-4 बोतल इधर से उधर किया, 2-4 हजार रुपया कमा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें
जिन महिलाओं के नाम पर शराबबंदी लागू किया गया, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें महिला ही है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है, तब से आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 6,37,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। करीब 6.5 लाख केस दर्ज किए गए। इसमें 1.25 लाख केस अभी भी चल रहा है और ये ज्यादातर केस, 2/3 से ज्यादा केस समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोगों पर किया गया है। वो लोग जब एक बार केस में पकड़ लिए गए शराबबंदी में, तो उनके घरों की महिलाएं, उनके बच्चे थाने में और कोर्ट में दौड़ रहे हैं और लोग जेलों में सड़ रहे हैं। जो पैसे वाला है वो शराब का धंधा कर रहा है, इससे पैसा कमा रहा है, और जो गरीब आदमी है वो शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन उसको परेशान कर रही है, और जो गरीब घर के बच्चे हैं वो मजबूरी में अवैध शराब के कारोबार में लग रहे हैं। पहली बार बिहार में पिछले 2-4 वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि ये स्मैक और अलग तरह के चीजें शुरू हो गई जो शराब के नाम न मिलने की वजह से, और जहरीली शराब से जो मृत्यु हो रही है वो अलग है। हर पंचायत में आपको हर 2-4 दिन में कोई ना कोई घटना ऐसे सुनने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि शराबबंदी का सिरे से ना इसका कोई आर्थिक आधार है, ना सामाजिक आधार है, ना प्रशासनिक आधार है, ना मौलिक नैतिक आधार है। ये बिल्कुल बिहार को और गर्त में ले जा रहा है। शराब पीना बुरी बात है, सरकार को उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोगों की स्वेच्छा और स्वविवेक पर इसको छोड़ना चाहिए। आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, ये निर्णय सरकार नहीं ले सकती है, ये निर्णय लोगों का होना चाहिए। आपका काम है उसको रेगुलेट करना, आपका काम है कि उसमें कोई गलती ना करे। आप जींस पहनना चाहते हैं कि पैजामा पहनना चाहते हैं, ये निर्णय आपका होना चाहिए, सरकार का नहीं, नीतीश कुमार का नहीं। पटना में बैठ के वो तय करेंगे कि आप नाश्ता क्या कीजिएगा और खाना क्या खाइएगा। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा इस आदमी ने करी है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।